हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम यूनिट 4 कंप्यूटर नेटवर्क का स्टार्ट करने वाले हैं और इस एक यूनिट में आपके सारे 5 साल के PYQs कवर अप होने वाले हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ TCP एंड UDP प्रोटोकॉल, कंपेयर देयर फीचर एंड एप्लीकेशंस। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एक वीडियो में 3 बार रिपीट कर चुका है 2021-20 तक। ठीक है, अभी चलते देखते हैं हमारा ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल क्या होता है। द Transmission Control Protocol (TCP) and User Datagram Protocol (UDP) are the two widely used transport layer protocol in computer network. Both of these protocols are responsible for end-to-end communication between devices, but they differ in terms of reliability, speeds, and their use cases. ठीक है, TCP और UDP दो आपके प्रोटोकॉल्स होते हैं, यानी कि ये हमारे रूल्स होते हैं, गाइडलाइंस होते हैं, जिनसे हमें ये पता चलता है कि हमारा नेटवर्क, हमारा कंप्यूटर एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कैसे कनेक्ट होगा और कौन कौन से मीडियम होगा, किस तरह से कनेक्ट होगा। ये सारा का सारा एक तरह से यूजर मैनुअल होता है जो इनके दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करने में मदद करता है और ये हमारा इंश्योर करता है कि जो भी हम डाटा भेज रहे हैं वो हमारा इनक्रिप्टेड हो, स्केलेबल हो और कम से कम बैंडविड्थ लगे। ये एक तरह से हमारा यूजर मैनुअल या फिर कह दीजिए आप गाइडलाइंस होते हैं, जिनके थ्रू या फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनके थ्रू हमारा डाटा ओवर द नेटवर्क ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है, वर्किंग ऑफ TCP ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल का वर्किंग हम चेक करते हैं अभी। ठीक है, TCP इज कम्युनिकेशन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल. This means that before any data is sent, a connection must be established between the sender and the receiver. TCP guarantees reliable and ordered delivery of data, ensuring that packets are received correctly and in the right sequence. ठीक है, TCP हमारा जो है कनेक्शन ओरिएंटेड एक प्रोटोकॉल होता है जिसका मेन मकसद होता है कि हमारा कनेक्शन सेंडर और रिसीवर के बीच में सबसे पहले कनेक्शन बिल्डअप करना। कोई भी वो डाटा पहले सेंडअप करता है, उससे पहले वो इंश्योर करता है कि जो हमारा सेंडर डिवाइस है और जो हमारा रिसीवर डिवाइस है डाटा को, उन दोनों के बीच में एक कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है कि 1-to-1 कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाए, उसके बाद ही वो डाटा को ट्रांसमिट कर सकता है, ताकि ये इस वजह से ताकि वो इंश्योर हो सके कि आपका जो डाटा है वो करेक्ट पर्सन के पास जा रहा है, करेक्ट मीडियम के पास जा रहा है। ठीक है, तो इसमें TCP में हमारा सबसे पहले ये होता है कि वो एक सिग्नल सेंड करता है हमारा दूसरे होस्ट डेस्टिनेशन डिवाइस के पास, और जैसे डेस्टिनेशन डिवाइस उस सिग्नल का रिप्लाई बैक फीडबैक में सेंड करता है, फिर उसको कैच करता है TCP और 1-to-1 कनेक्शन बिल्ड करता है, उसके बाद ये डाटा सेंड करता है। इससे होता है क्या है कि हमारा डाटा मोर रिलायबल होता है और ये डाटा पहुंचने की संभावनाएं बहुत अच्छी बढ़ जाती हैं। ठीक है, उनके दोनों डिवाइसेस के बीच में 1-to-1 एक कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है। अब इसमें हम स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, देखिए TCP प्रोसेस में हमारे कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट में TCP यूजेस अ प्रोसेस ऑफ थ्री वे हैंडशेक प्रोटोकॉल एस्टेब्लिश अ कनेक्शन। सो देखिए TCP को अभी हमने पिछली वाली यूनिट्स में भी बात किए थे कि TCP जो है 3 वे हैंडशेक से कनेक्शन एक दूसरे के बिल्डअप करता है। उसी तरह से TCP सबसे पहले जो है अभी हमने आपको बताया ना कि किस तरह से वो एक सेंड मैसेज भेजता है, उसके बाद उसके रिप्लाई का वेट करता है और उसके बाद कनेक्शन 1-to-1 बिल्ड हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए द क्लाइंट सेंड्स अ सिंक्रोनाइज मैसेज टू द मैसेज सर्वर, द सर्वर रेस्पॉन्ड अ सिंक्रोनाइज एक्नॉलेजमेंट मैसेज, दस क्लाइंट सेंड्स एन एक्नॉलेजमेंट मैसेज टू एस्टेब्लिश कनेक्शंस। ठीक है, अब क्लाइंट क्या काम करता है, सेंड करता है एक्नॉलेजमेंट मैसेज को और उसके बाद सर्वर को अब जैसे ही हमारा दूसरे डिवाइस पर डेस्टिनेशन डिवाइस पर मैसेज रिसीव हो जाएगा तो वो एक सिंक्रोनाइज एक्नॉलेजमेंट मैसेज वापस से सेंड कर देगा। जैसे सिंक्रोनाइज एक्नॉलेजमेंट मैसेज आएगा डिवाइस पर तो डिवाइस हमारा जो है 1-to-1 कनेक्शन बिल्डअप कर देता है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा दूसरा जो इसमें आता है ये डाटा ट्रांसफर आता है। वंस द कनेक्शन इज एस्टेब्लिश, डाटा इज ट्रांसमिटेड इन सेगमेंट्स, ईच सेगमेंट इज एक्नॉलेज्ड बाय द रिसीवर टू इंश्योर रिलायबल डिलीवरी। ठीक है, अब इसमें बाद जैसे हमारा कनेक्शन बिल्डअप हो जाता है, सेंडर क्या काम करता है, रिसीवर से कनेक्शन डाटा को सेगमेंट्स के फॉर्म में सेंड करता है। सेगमेंट का मतलब कि फ्रेगमेंट्स के पार्ट में। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े के पार्ट में पैकेट्स के फॉर्म में डाटा को सेंड करता है दूसरे डिवाइस पर। और जैसे ही एक डिवाइस हमारा जो एक पैकेट ऑफ डाटा उस डिवाइस के पास पहुंच जाता है डेस्टिनेशन डिवाइस के, वो फिर उसको एक जो है रिलायबल ट्रांसफर के लिए वो एक रिप्लाई कर देता है ताकि इसको पता चले कि हमारा जो डाटा है वो सीक्वेंस में है और कोई भी डाटा लॉस्ट नहीं हुआ है। ठीक है,
अब इसके बाद थर्ड, कनेक्शन टर्मिनेशन, व्हेन द डाटा ट्रांसफर इज कंप्लीटेड द कनेक्शन इज टर्मिनेटेड यूजिंग अ 4-वे हैंडशेक। अब जैसे हमारा डाटा ट्रांसमिशन कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा फिर कनेक्शन जो है टर्मिनेट किया जाता है किससे, 4-वे हैंडशेक से, ठीक है। अब यूडीपी में देखते हैं, वर्किंग ऑफ यूडीपी। UDP is a connectionless protocol. Unlike TCP, it does not establish a connection before data transfer and does not guarantee the delivery or order. UDP simply sends packets called datagrams without ensuring that they are arrive at the destination or in the correct order. ठीक है। अब देखिए UDP हमारा जो है कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है, ये नहीं इंश्योर करता कि पहले आपको जो डिवाइस, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के बीच में कनेक्शन बिल्डअप करने हैं, उस बीच में आपको दूसरी डिवाइस से परमिशन लेने की जरूरत है, या फिर दूसरी डिवाइस पर ये इंश्योर करना है कि वहां पर आपने जो भी डाटा भेजा है वो करेक्ट डिवाइस पर मिल रहा है नहीं मिल रहा है, इसको इंश्योरिटी की गारंटी नहीं देता है यूडीपी। यूडीपी सिर्फ और सिर्फ ये इंश्योर करता है कि आपने जो डाटा भेजा है वो राइट डेस्टिनेशन पे पहुंचा है या फिर नहीं पहुंचा है, इस बात की जो है यूडीपी हमारी गारंटी देता है, ठीक है। और ये जो है कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है, मतलब कि इसके बीच में दो डिवाइसेस के बीच में आपका जो भी कनेक्शन बनाने की जरूरत है वहां पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप कनेक्शन बिल्डअप करिए। टीसीपी में आपको कनेक्शन बनाने की जरूरत पड़ती है ना, और इसमें आप जो भी डाटा को सेंड कर रहे हैं ये आपका डाटा जो है डाटाग्राम्स के फॉर्म में सेंड करता है, और ये नहीं रिस्टेब्लिश करता है कि आपका जो डाटाग्राम है राइट पर्सन को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इसमें स्टेप्स इन्वॉल्व में देखते हैं। सबसे पहला जो है डाटा ट्रांसफर का स्टेप क्या होता है, डाटा इज ट्रांसमिटेड एज इंडिपेंडेंट पैकेट्स डाटाग्राम्स विदाउट एनी सेटअप और एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिप्ट, ठीक है। अब इसमें जो डाटा आपका ट्रांसमिट किया जाता है वो हमारा जो है इंडिपेंडेंट पैकेट के फॉर्म में किया जाता है, जिसको हम डाटाग्राम कहते हैं, विदाउट एनी सेटअप ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिप्ट। जब भी हमारा डाटा दूसरे डिवाइस डेस्टिनेशन डिवाइस पर रिसीव हो जाता है उस केस में हमारा जो है ये इंश्योर नहीं किया जाता है कि हमारा जो हमारी वाली डिवाइसेस के जिस होस्ट डिवाइस से हमने डाटा को सेंड किया है सोर्स डिवाइस पर, उस सोर्स डिवाइस को इंश्योरिटी नहीं मिलती है कि हमने डाटा राइट डेस्टिनेशन पे पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया। बस ये जो है पैकेट ऑफ डाटा को वहां पर ट्रांसमिट कर देता है और दूसरे डिवाइस पर पहुंच जाता है नहीं पहुंचता है, इस बात की इंश्योरिटी इसे नहीं मिलती है कि मतलब रिलायबल ट्रांसफर हुआ है कि नहीं हुआ, इसकी इंश्योरिटी की कोई गारंटी नहीं होती है। अब दूसरी वाली हमारी दूसरा क्या है, नो कनेक्शन ओवरहेड्स, ठीक है। सिंस देयर इज नो कनेक्शन एस्टैब्लिश और टर्मिनेटेड यूडीपी इज फास्टर देन टीसीपी बट लेस रिलायबल। अब हमारा जो है यूडीपी में कोई जैसा कि ट्रांसफर किया गया जो भी हम डाटा को ट्रांसफर कर रहे हैं उस डाटा की इंश्योरिटी नहीं मिलती है इसे, ठीक है। तो इसलिए इसमें दो बार, एक बार हमारा जो है सिग्नल जाएगा टीसीपी वाले में, फिर वापस वहां से रिसीवर से एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट होगा, उसके बाद फिर ये इंश्योर करेगा भैया डाटा कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। तो इसमें इस प्रोसेस में बैंडविड्थ भी ज्यादा लग रहा है और हमारा टाइम भी कंज्यूम हो रहा है। बट हमारा जो यूडीपी वाले में किस में है, इसमें आपकी कोई कनेक्शन स्टैब्लिश करने की पहली बात जरूरत नहीं है, और दूसरी बात कि जो हमारा डाटा जा रहा है वहां पर एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भी हमें नहीं मिलता है कि डाटा हमारा रिलायबल ट्रांसफर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इस वजह से इसमें ये हमारा फास्ट एक तो होता है क्योंकि इसे एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद बीच में हम कंपैरिजन देख लेते हैं टीसीपी और यूडीपी का। हमारा जो टीसीपी होता है ये कनेक्शन ओरिएंटेड होता है और जो यूडीपी कनेक्शन लेस होता है। टीसीपी हमारा जो है गारंटीड करता है रिलायबल डिलीवरी ऑफ डाटा, और हमारा जो यूडीपी जो है अनरिलायबल डिलीवरी ऑफ डाटा को इंश्योर करता है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो टीसीपी होता है ये स्लोअर होता है क्योंकि इसे कनेक्शंस बार बार बनाने पड़ते हैं, और टीसीपी हमारा जो फास्टर होता है यूडीपी क्योंकि इसमें हमें जो है कनेक्शंस नहीं बनाने की जरूरत होती है, ठीक है। अब इसके बाद फ्लो होता है, यस यूजेस फ्लो एंड कॉम्बिनेशन कंट्रोल ऑफ द फ्लो ऑफ कंट्रोल, ठीक है। अब ये हमारा जो टीसीपी होता है ये जो हमारा फ्लो कंट्रोल और कॉम्बिनेशन कंट्रोल को सपोर्ट करता है, बट हमारा यहाँ पर जो यूडीपी कोई भी टाइप का फ्लो को कंट्रोल नहीं यूज करता है। अब इसमें एरर हमारा जो है टीसीपी में एरर प्रोवाइड पर रीचेकिंग का ऑप्शन आता है, बट हमारा यूडीपी में कोई भी ऑप्शन ऐसा अवेलेबल नहीं होता है। हैंडलिंग में हमारा जो है डाटा अगर लॉस्ट हो गया तो वो फिर रिकवरेबल होता है, बट यहाँ पर जो है मिनिमम एरर चेकिंग होता है। यहाँ पर क्योंकि एरर चेकिंग ही नहीं होता तो हैंडल की बात ही जोड़ दीजिए। अब इसके बाद हमारा आता है यूज केसेस। यूज केसेस में हमारा जो रिलायबल होता है क्रूशियल और ब्राउजिंग फाइल ट्रांसफर, वेब ब्राउजर और फाइल ट्रांसफर। जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ पर हमें रिलायबल डिलीवरी चाहिए, सपोज करिए आपने एक फ्रेंड को अपना फाइल को इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सेंड किया तो वहां पर आपको रिलायबल इंश्योर डिलीवरी चाहिए, तो वहां पर हम जो है टीसीपी का यूज करेंगे। और जहां पर आपको ब्रॉडकास्टिंग हो गया, जैसे जिस तरह पर जहाँ पर आपको स्पीड चाहिए और ब्रॉडकास्टिंग के लिए ज्यादातर यूज किया जाता है, वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए, लाइव स्ट्रीमिंग के लिए किया जाता है, वहां पर आपके डाटा के पहुंचने की कोई भी रिलायबिलिटी की जरूरत नहीं है, तो वहां पर हम यूडीपी का यूज करते हैं, ठीक है। अब एप्लीकेशंस क्या होते हैं, वेब ब्राउजिंग में होता है, फाइल ट्रांसफर में होता है, और यूडीपी का हमारा जो स्ट्रीमिंग होता है और वॉइस
ओवर आईपी होता है और ऑनलाइन गेमिंग में हमारा यूडीपी को यूज किया जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई हमें रिलायबिलिटी की जरूरत नहीं होती है। कंक्लूजन आप देख लीजिएगा। अब इसके बाद आता है व्हाट इज फ्लो कंट्रोल। एक्सप्लेन फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म इन टीसीपी, ठीक है। ये हमारा 2 बार रिपीट कर चुका है क्वेश्चन, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। फ्लो कंट्रोल क्या होता है? फ्लो कंट्रोल इज अ टेक्निक यूज्ड इन कंप्यूटर नेटवर्क टू मैनेज द रेट एट विच द डाटा इज ट्रांसमिटेड बिटवीन द सेंटर एंड द रिसीवर। फ्लो कंट्रोल हमारा एक टेक्निक होता है जिसमें कि हम मैनेज करते हैं कि हमारा किस रेट, किस स्पीड से डाटा जो है ट्रांसमिट हो रहा है रिसीवर के पास, ठीक है। अब ये इंश्योर करता है, इंश्योरिंग दैट द रिसीवर्स बफर डज नॉट ओवरफ्लोज। अब ये इंश्योर करता है कि जो हमारा रिसीवर की मेमोरी होती है वो ओवरफ्लो न करे। होता है इसमें ये है कि अगर आप मान लीजिए कि डाटा को सेंड कर रहे हैं, हो सकता है कि आपने बहुत ज्यादा स्पीड से डाटा को सेंड कर दिया और रिसीवर की कैपेसिटी उतनी नहीं है रिसीव करने की डाटा की, तो वो क्या करता है कि कुछ डाटा को जो रिसीव करता है फिर बफर मेमोरी में ऐड करता है, फिर उसके बाद प्रोसीड करता है। अब जैसे ही आपने डाटा को सेंड ज्यादा कर दिया तो उसका बफर पूरा का पूरा भर गया, ओवरफ्लो हो गया। उस केस में जो है एरर आ सकता है ना, डाटा की डिलीवरी रिलायबल डिलीवरी की इंश्योरेंस नहीं होती है। इट प्रिवेंट्स दैट द सेंटर फ्रॉम द ओवरवेलमिंग द रिसीवर विद द मोर डाटा दैट इट कैन हैंडल, ठीक है। ये आपके डाटा को फ्लो को कंट्रोल को मैनेज करता है और ये इंश्योर करता है कि जो है आपका डाटा लॉस ना हो और मेमोरी, हमारा जो रिसीवर का मेमोरी है वो ओवरफ्लो ना हो। वो इसलिए वो इस स्पीड पे ही डाटा भेजता है जिस स्पीड पर रिसीवर वहां पर राइट टाइम पर एक्सेप्ट कर सके, ठीक है। The TCP protocol flow control is crucial because it ensures the reliable and efficient data transmission between the two devices over the network। अब हमारा जो TCP और प्रोटोकॉल होता है ये जो हमारा रिलायबल डिलीवरी को इंश्योर करता है, इसलिए ये ज्यादातर हमारा जो है फ्लो कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है। TCP uses a combination of techniques रेगुलर डाटा फ्लोज। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक्स इज स्लाइडिंग विंडो मैकेनिज्म, ठीक है। अब टीसीपी जो है हमारा डाटा कंट्रोल करने के लिए स्लाइडिंग विंडो टेक्निक्स का मैकेनिज्म का यूज करता है। अब फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म इन टीसीपी, फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म हमारा टीसीपी में किस तरह से होता है उसको हम देखते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा जो डाटा फ्लो कंट्रोल टीसीपी में यूज किया जाता है वो स्लाइडिंग विंडो मैकेनिज्म होता है, ठीक है। द स्लाइडिंग विंडो मैकेनिज्म इज यूज्ड इन बाय द टीसीपी कंट्रोल दैट द अमाउंट ऑफ डाटा दैट can be sent before receiving an acknowledgement. The windows refers to a range of sequence number for which the sender can send the data। देखिए हमारा बेसिकली इसमें होता ये है कि जो हमारा सेंडर डिवाइस है वो डाटा को सेंड कर देती है अपने यहाँ से, ठीक है। अब होता क्या है कि रिसीवर के पास हमारा जो डाटा है वो अवेलेबल किया जाता है। रिसीवर उसको पहले जो डाटा आता रहता है उस डाटा को जो है अपने हेडर बफर मेमोरी में स्टोर करता है, ठीक है। अब हेडर क्या करता है कि इसमें ये जो डाटा को सेंड करता है वो हेडर में ही इंफॉर्मेशन भेज देता है कि भैया हमारी विंडो साइज इतनी है, यानी कि हमारी कैपेसिटी इतनी है विंडो हेडर फाइल में। और वो अब इस टेक्निक्स में क्या होता है कि जैसे अब उसको पता चल जाता है कि भैया हमारी विंडो साइज इतनी है, तो रिसीवर जो सेंडर होता है वो विंडो साइज कितना डाटा सेंड कर देता है। और यहाँ पर जो है रिसीवर जो हमारा काउंट करता है, जैसे ही उसका साइज 0 काउंट होने जाता है, हेडर फाइल में 0 काउंट करता है तो फिर रीसेट करता है और फिर वापस से जो है डाटा को सेंड कर देता है। कि मतलब उसको जैसे ही पता चलता है कि अवेलेबल अमाउंट ऑफ डाटा का स्पेस वहां पर है कि हम डाटा को अब सेंड कर सकते हैं, वहां पर मेमोरी में बफर में स्पेस खाली है, तो ये वापस से डाटा सेंड कर देता है। बेसिकली आपका जो स्लाइडिंग विंडो मैकेनिज्म में यही होता है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं रिसीवर साइड क्या होता है। द रिसीवर एडवर्टाइजेस द विंडो साइज अवेलेबल स्पेस टू द सेंडर इन द टीसीपी हेडर। अब रिसीवर क्या करता है ना कि उसको पहले से बता देता है कि भैया जो हमारे पास इतना हेडर साइज में ही वो बता देता है कि हमारे पास इतना विंडो साइज है, यानी कि हमारे पास बफर इतनी अवेलेबल है, ठीक है। इफ द रिसीवर बफर बिकम्स फुल द एडवर्टाइजमेंट विंडोज साइज रिड्यूसेस टू 0। और जैसे अगर रिसीवर का बफर हमारा पूरा का पूरा भर जाता है उस समय जो एडवर्टाइजमेंट विंडो साइज होती है, मतलब हेडर फाइल में ही ये बताता है कि हमारे पास इतनी स्पेस है मेमोरी की, तो वहां पर ये 0 तक रिड्यूस हो जाती है। तो यहाँ पर इसे सेंडर को ये पता चल जाता है कि जो इसका डाटा है वो पूरा का पूरा फुल हो गया है। अब सेंडर को डाटा तब तक नहीं भेज सकता जब तक वो उसके अंदर एनफ स्पेस जो है, मतलब कि डाटा की प्रोसेसिंग हो जाए और एनफ स्पेस अवेलेबल हो जाए, ठीक है। अब एडवर्टाइजमेंट विंडो क्या होता है इसको देखते हैं। इन एवरी टीसीपी पैकेट्स द रिसीवर इंडिकेट्स हाउ मच बफर स्पेस इज हैज अवेलेबल यूजिंग द विंडो साइज फील्ड, ठीक है। विंडो साइज फील्ड में जो है हमारा कितना डाटा अवेलेबल है, कितना मतलब कि मेमोरी के बफर स्पेस अवेलेबल है, उसको बताने के लिए जो है एडवर्टाइजमेंट विंडो यूज किया जाता है। दिस हेल्प द सेंटर टू एडजस्ट इट्स सेंडिंग रेट। अब ये हमारा जो है सेंटर को
उसकी सेंडिंग स्पीड को जो है एडजस्ट करने में मदद करता है। यानी कि जब हमारे पास डाटा बफर की साइज ज्यादा है तो वहां पर हम जो एक बार में ज्यादा मेमोरी को ज्यादा डाटा को सेंड कर देते हैं। अगर मान लीजिए कि डाटा की साइज कम है, वहां पर रिसीवर बफर हमारा पूरा भर चुका है, तो उस केस में क्या होगा, सेंडर आराम से धीरे धीरे डाटा को सेंड करेगा, ताकि वहां पर जैसे ही बफर एम्प्टी हो, वहां पर जितना बफर एम्प्टी होगा उतना डाटा यहाँ से सेंड कर दिया जाता है। अब इसके बाद हमारा आता है congestion control. Although primary concerns with avoiding network congestion control mechanism in TCP also influence the flow controls. It prevents sending data too quickly and overwhelming the network. ठीक है, TCP congestion control includes the mechanism like slow start, congestion avoidance, fast retransmit एंड फास्ट रिकवरी। देखिए कॉन्गेशन कंट्रोल क्या करता है, कॉन्गेशन कंट्रोल आपका इंश्योर करता है कि आपकी जो स्पीड ऑफ द डाटा ट्रांसफर की है वो क्या होनी चाहिए, और या फिर किस स्पीड पर आपकी डाटा को ट्रांसफर किया जाना चाहिए कि जिससे कि डाटा का लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा जो है कुछ प्रोटोकॉल्स का यूज करके करता है, जो हमारा होता है जैसे स्लो स्टार्ट कंट्रोल होता है, कॉन्गेशन अवॉइडेंस होता है, और फास्ट रिट्रांसमिट होता है, और फास्ट रिकवरी होता है। इन सारे प्रोटोकॉल्स का यूज करके जो है हमारा कॉन्गेशन कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, ये उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा पूरा का पूरा, और बहुत ही सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में हमने बहुत ही सिंपल वे में हमने आपको डिलीवर करने की कोशिश की है कंटेंट को। अब इसके बाद हमारा आता है फ्लो कंट्रोल का कंक्लूजन। ठीक है, इसको आप अपने से रीड कर लीजिएगा, और बाकी अगर कंक्लूजन आपको लिखना होगा तो आप हमने जो पढ़ाया ऊपर आप उसी को बनाकर अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं कंक्लूजन के फॉर्म में भी। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आता है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट द टर्मिनेशन इन द टीसीपी यूजिंग 3-वे हैंडशेक मैकेनिज्म। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था ना कि टीसीपी आईपी जो है 3-वे हैंडशेक मैकेनिज्म का यूज करके कैसे कनेक्शन को स्पीड करती है। अब वही चीज हमें वापस से फिर यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, देखिए ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल को तो हमने बता दिया आपको, हमें नहीं लगता कि आपको बताने की जरूरत है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हमारा एक जो है कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है, जिसके अंदर के हमारा पहले से ही जो मतलब कि सेंडर है वो रिसीवर पर एक्नॉलेजमेंट मैसेज भेजता, वो जो है मैसेज सेंड करता है। उसके बाद जैसे ये रिसीवर के पास सिंक्रोनाइजेशन मैसेज पहुंचता है, वो जो है सिंक्रोनाइजेशन एक्नॉलेजमेंट मैसेज सेंड करता है, जिससे कि हमारा सेंडर इंश्योर कर लेता है कि हमारे बीच में 1-to-1 कनेक्शन बिल्टअप हो चुका है, और उसके बाद ही वो जो है डाटा को ट्रांसमिट करता है। ये हमारा जो है टीसीपी प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, अब ये जो हमारा किस तरह से परफॉर्म किया जाता है उसके लिए जो है 3-वे हैंडशेक का यूज किया जाता है। ठीक है, अब 3-वे हैंडशेक में देखिए सबसे पहला है सिंक्रोनाइजेशन मैसेज क्या होता है। द क्लाइंट इंडिकेट द कनेक्शन बाय सेंडिंग अ सिंक्रोनाइजेशन मैसेज टू द सर्वर। जो हमारा क्लाइंट होता है वो सिंक्रोनाइजेशन मैसेज जो है सर्वर पर सेंड कर देता है, भेज देता है, और वहां पर उसे ये इंश्योर हो जाता है कि भैया जो हमारा डाटा है, यानी कि हमारा कनेक्शन जो है वो ड्राई डिवाइस से बिल्टअप हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद द प्रोसेस यूज्ड टू एस्टैब्लिश द कनेक्शन बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर इज टीसीपी। अब जो हमारा प्रोसेस किया जाता इसके बीच में क्लाइंट और सर्वर के बीच में कनेक्शन बिल्ड करने के लिए किया जाता है, उसे हमारा टीसीपी होता है। इट इन्वॉल्व्स एक मिनट सिंक्रोनाइजेशन मैसेज। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो है दिस पैकेट्स कंटेन्स अ सीक्वेंस नंबर। अब इस पैकेट में क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स होते हैं, जैसे सीक्वेंस इक्वल्स टू x टू स्टार्ट द कम्युनिकेशन। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए कि सीक्वेंस नंबर हमारा x है, तो इसका मतलब ये होता है कि हमें कम्युनिकेशन अब स्टार्ट कर देना चाहिए। द सिंक्रोनाइजेशन मैसेज टेल द सर्वर दैट द क्लाइंट वांट्स टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन। अब सिंक्रोनाइजेशन मैसेज हमारा जो है ये इंश्योर कर देता है कि जो हमारा दूसरा क्लाइंट है वो मैसेज सेंड करना चाहता है। इस चीज को टीसीपी आईपी का ये वाला हमने यूनिट 1 में भी बहुत अच्छे से कवर अप किया था, वहां पर भी हमने बहुत अच्छे से इसके बारे में डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, अब इसके बाद सिंक्रोनाइजेशन एक्नॉलेजमेंट मैसेज आता है। द सर्वर रेस्पॉन्ड टू द क्लाइंट बाय द सिंक्रोनाइजेशन एक्नॉलेजमेंट मैसेज। ठीक है, अब देखिए सर्वर क्या होता है कि सर्वर जो हमारा फिर क्लाइंट को रेस्पॉन्ड करता है सिंक्रोनाइजेशन एक्नॉलेजमेंट मैसेज से, मतलब कि हमारा जो डिवाइस है वो अब खाली है, आइडियल सिचुएशन में है, आप वहां पर अब जो है मैसेज कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, वो किसी और के साथ अभी बिजी नहीं है। ठीक है, दिस पैकेट्स कंटेन्स द सर्वर सीक्वेंस नंबर लेट्स कॉल्ड XY। ठीक है, सीक्वेंस इज इक्वल्स टू Y एंड द एक्नॉलेजमेंट द क्लाइंट सिंक्रोनाइजेशन पैकेट बाय सेंडिंग the acknowledgement is equals to x+1 indicating the server has received the client request and is ready to establish the connection। अब इसमें क्या होता है कि इस बीच में ये क्या करता है कि मतलब कि सिंक्रोनाइजेशन को
जो है रिस्पॉन्ड करता है एक्नॉलेजमेंट मैसेज के साथ। मान लीजिए कि सिंक्रोनाइजेशन मैसेज हमारा y है, तो उसको जो है एक्नॉलेजमेंट मैसेज में भेजेगा x+y, जिसका मतलब होता है कि हमारा दूसरा डिवाइस अब खाली है और दूसरी वाली जो हमने रिसीवर सेंडर का डिवाइस है उसके साथ रिसीवर का डिवाइस 1-to-1 कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने के, कनेक्शन बनाने के लिए रेडी है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आता है स्टेप 3। स्टेप 3 में देखते हैं, अब द क्लाइंट रेस्पॉन्ड टू द सर्वर सिंक्रोनाइजेशन मैसेज बाय सेंडिंग द एक्नॉलेजमेंट मैसेज। ठीक है, अब यहाँ पर जो है क्लाइंट सिंक्रोनाइजेशन मैसेज में जो है एक्नॉलेजमेंट मैसेज को सेंड करके ये बताता है कि ये जो हमारा डिवाइस खाली है। अब द क्लाइंट्स एक्नॉलेजमेंट मैसेज कंटेन्स y+1 एक्नॉलेजिंग द सर्वर सिंक्रोनाइजेशन मैसेज। अब इसमें क्या होता है कि क्लाइंट का जो हमारा एक्नॉलेजमेंट मैसेज होता है इसमें y+1 मान लीजिए होता है, और ये हमारा जो एक्नॉलेज करता है कि हमारा जो सिंक्रोन मैसेज है क्लाइंट के साथ वो 1-to-1 कनेक्शन को स्टैब्लिश करने के मतलब डाटा को ट्रांसमिशन करने के लिए रेडी है। अब इस बीच में क्या होता है, जो सिंक्रोनाइजेशन मैसेज होता है ये इंश्योर करता है कि जो डाटा है वो आपका सीक्वेंस के फॉर्म में 1-to-1 कनेक्शंस में सेंड किया जा रहा है। अब इसके बाद हमारा दूसरा आता है कनेक्शन टर्मिनेशन। जो कनेक्शन टर्मिनेशन के लिए हमने अभी पढ़ा था ना कि 4-वे हैंडशेक का यूज करते हैं, यहाँ पर 4-वे हैंडशेक को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आफ्टर जैसे ही हमारा कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो जाता है उस केस में हमारा जो है कम्युनिकेशन को बिगिन करने के लिए 4-वे हैंडशेक का यूज किया जाता है। अब स्टेप 1 में हमारा जो है फिन होता है। ठीक है, द क्लाइंट सेंड्स अ फिनिश मैसेज टू द अदर पार्टीज इंडिकेटिंग दैट इट हैज फिनिश द सेंडिंग डाटा एंड वांट्स टू टर्मिनेट द कनेक्शन। अब जैसे डाटा का कनेक्शन हमारा पूरा हो जाता है, जैसे हमने जो मैसेज भेजना था वो मैसेज का ट्रांसमिशन हो चुका होता है, तो इसमें वो जो है फिन मैसेज सेंड कर देता है, जिसका मतलब होता है कि फिनिश। अब डिवाइस जो है डाटा पूरा कम्युनिकेशन अपना स्टेब्लिश किया था जो उसको फिनिश करना चाहता है क्योंकि उसने पूरा डाटा भेज चुका है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो है स्टेप 2 क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट। द रिसीवर्स फिन मैसेज इज एक्नॉलेज बाय द ACK। अब जो हमारा रिसीवर होता है वो फिन मैसेज को जैसे ही पाता है उसको फिर एक्नॉलेज करता है कि हमारे पास जो है रिसीव्ड हो चुका है आपका फिनिश करने का मैसेज। ठीक है, अब स्टेप 3 में क्या होता है, द रिसीवर हु एक्नॉलेज द फर्स्ट फिन सेंड्स इट्स ओन फिन मैसेज टू द इंडिकेट दैट इट हैज आल्सो विद द डाटा ट्रांसफर। अब जैसे ही रिसीवर जो जिसको मिला था फिन मैसेज, अब वो फिर अपने साइड से भी फिन मैसेज एक सेंड कर देता है। उसका मतलब होता है कि जो है ठीक है हमारा भी डाटा पूरा रिसीव हो चुका है, अब हम इस कनेक्शन को टर्मिनेट करना चाहते हैं। तो उस केस में ये दोनों लोग आपस में जो है कहते हैं भैया हम भी टर्मिनेट करना चाहते हैं, आप भी टर्मिनेट करना चाहते हैं। उसके बाद जो है हमारा कनेक्शन जो है दोनों के बीच में टूट जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट मैसेज फाइंडिंग द सेंडर सेंड द फिन मैसेज टू एक्नॉलेज इट बाय सेंडिंग द एक्नॉलेजमेंट मैसेज K इक्वल्स टू B+1 द कनेक्शन इज नाउ फुली टर्मिनेटेड। अब उसके बाद लास्ट में जो है हमारा 4th स्टेज में सेंडर फिर से अपना जो है मैसेज उसको जो है रिसीवर को सेंड करता है कि हमने जो है कनेक्शन तोड़ दिया है। ठीक है, अब 3-वे हैंडशेक किस तरह से काम करता है कंक्लूजन में आप बता सकते हैं, और 4-वे हैंडशेक क्या होता है इसको आप कंक्लूजन में अच्छे से बता सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। डिस्कस द कम्युनिकेशन कंट्रोल इन TCP। स्लो स्टार्ट कम्युनिकेशन, अवॉइड फास्ट रीट्रांसमिट एंड डाटा रिकवरी। ठीक है, अब ये हमारा जो प्रोटोकॉल्स होते थे कम्युनिकेशन कंट्रोल, ये हमारे जो है इसी के प्रोटोकॉल्स थे जो कि बता रहे थे कि किस स्पीड में हमारा डाटा ट्रांसमिट हो रहा है, उसी को बताने के लिए ये सब यूज किए गए थे। ठीक है, TCP इंश्योर्स द रिलायबल डाटा ट्रांसमिशन ओवर द नेटवर्क्स एंड एम्प्लॉयज सर्वर कम्युनिकेशन कंट्रोल टेक्निक्स टू अवॉइड नेटवर्क ओवरहेड एंड पैकेट लॉस। ठीक है, TCP जो हमारा इंश्योर करता है कि रिलायबल हमारा डाटा ट्रांसमिट होना चाहिए और जो है एक 1-to-1 कनेक्शन बिल्डअप होना चाहिए, और जो डाटा जो है हमारा राइट डिवाइस के पास ही जाना चाहिए। उसके लिए वो जो है 3-वे और 4-वे हैंडशेक का यूज करता है, ये तो हमने पढ़ चुका है। ठीक है, द 4 प्राइमरी टेक्निक्स आर स्लो स्टार्ट, कंजेशन अवॉइडेंस, फास्ट रीट्रांसमिट एंड फास्ट रिकवरी। अब ये जो हमारे 4 प्राइमरी टेक्निक्स होते हैं जिसका यूज करके ये इंश्योर करता है कि हमारा डाटा किस तरह से मूव ऑन करना चाहिए। अब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, फ्लो स्टार्ट क्या होता है। स्लो स्टार्ट इज इनिशियल फेज ऑफ TCP कम्युनिकेशन कंट्रोल व्हेन द कनेक्शन स्टार्ट्स द एक्नॉलेजमेंट विंडो CWND is sets to 1 segments for each acknowledgement received. The CWND increases the exponentially. अब देखिए जब हमारा स्लो स्टार्ट होता है ना, ये पहले इनिशियल फेज होता है, इसमें ये जो है TCP कंट्रोल कम्युनिकेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। जैसे ही हमारा कनेक्शन स्टार्ट होता है कम्युनिकेशन विंडोज पर,
इज सेट टू वन सेगमेंट, हमारा कंजेशन विंडो जो है वन सेगमेंट पे एक सेट हो जाता है। और इसके बाद फॉर ईच एक्नॉलेजमेंट रिसीव्ड, जो भी हमारा एक्नॉलेजमेंट रिसीव किया जाता है उसको एक्सपोनेंटली ग्रो करता है कंटिन्यूस अंटिल द CW रीच, जैसे हमारा जो है CWNDN कमांड जो है रीच कर देता है, ठीक है। उसके बाद जो है फिर ये क्या करता है, डबलिंग द एवरी राउंड, उसके बाद जो है थ्रेशोल्ड, अब इसके बाद ये जो है थ्रेशोल्ड कमांड को सेंड करता है। द पर्पस इज टू क्विकली प्रोबेबलेट द नेटवर्क कैपेसिटी विदाउट ओवरवेलमिंग इट बिगिनिंग। देखिए स्लो स्टार्ट का क्या मतलब होता है, जैसे हमारा मतलब कि डाटा को मान लीजिए सेंड कर रहे हैं, अब वहां पर क्या होता है कि डाटा हमारा बहुत फास्ट स्पीड से मूव किया, या फिर डाटा की स्पीड से हमारा रेट ऑफ फ्लो जो है स्लो स्टार्ट में मतलब कि हमारा सबसे पहले थोड़ा थोड़ा डाटा को जो हमारे इंपॉर्टेंट डाटा है उनको स्लोली भेजता है, ताकि जितना टाइम में वो प्रोसेस कर रहा है उतना ही टाइम में हमारा डाटा वहां पर पहुंच जाना चाहिए और वहां पर प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है। अब इसके की पॉइंट क्या होते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ CWN। अब जो हमारा डाटा का ट्रांसमिशन स्पीड होता है ये धीरे धीरे करके बढ़ता है, अचानक से नहीं बढ़ता है, एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। ट्रिगर क्या होता है, यूज द बिगनर टू द कनेक्शन टाइम आउट। अब इसके बाद हमारा ये जो बिगनर को यूज करता है जिसमें कि हमारा कनेक्शन टाइम आउट एस्टेब्लिश को बिल्डअप होता है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आता है कंजेशन अवॉइडेंस प्रोटोकॉल, ठीक है। कंजेशन अवॉइडेंस क्या होता है, वंस द CWN एक्सीड द SS थ्रेशोल्ड TCP ट्रांसमिट फ्रॉम स्लो स्टार्ट टू कंजेशन अवॉइडेंस। अब जैसे हमारा CWNDN जो है पूरा का पूरा खत्म हो जाता है, तो उस समय में हमारा जो TCP ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल होता है ये स्लो स्टार्ट कंजेशन अवॉइडेंस को इम्प्लीमेंट करता है। इन दिस फेज द CWND grows linearly rather than exponentially for every RTT CWN increases by one segment. The linear growth helps to prevent the congestion by avoidance of the aggregation increase in the transmission rates। अब देखिए कंजेशन अवॉइडेंस में क्या होता है कि जैसे हमारा दूसरे पर देखिए कंजेशन अवॉइडेंस में मेन बात ये होता है कि जैसे हमारा दूसरे वाले विंडोज पे देखिए कंजेशन कंट्रोल को हम यहाँ पर जो है स्लो स्टार्ट वाले को यहाँ पर इस डायग्राम की मदद से समझते हैं पहले कि हमारा इस तरह कैसे वर्क करता है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले होता क्या है, MMS मैक्सिमम सेगमेंट साइज को सबसे पहले ये हमारा जो है सेंड करता है CWNDN को, ठीक है। अब यहाँ से ये जब सेगमेंट के फॉर्म में डाटा जाता है रिसीवर के पास, तो रिसीवर फिर से एक्नॉलेजमेंट टू में भेजता है भैया हमारा साइज बढ़ाए, आप जो है और डाटा को बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर जो है CWNDN कमांड को रिसीव करता है और मैक्सिमम डाटा को फिर और डाटा को एक्सपोनेंशियल जो है बढ़ा देता है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट में हमारा एक सेगमेंट गया था, अब यहाँ पर इसने 2 सेगमेंट के फॉर्म में फिर से डाटा सेंड कर देगा। अब सपोज करिए कि हमारा रिसीवर के पास और बफर ऑफ मेमोरीज है और वो डाटा को रिसीव कर सकता है, तो वो कहेगा भैया आप जो है ट्रांसमिशन स्पीड आप अपनी बढ़ा दीजिए, तो उसमें वो एक्नॉलेजमेंट 4 में फिर से भेजेगा और CWNDN क्या करेगा, उसको फिर एक्सपोनेंशियली जो है उसका डबल ऑफ अमाउंट ऑफ डाटा फिर से सेगमेंट्स के फॉर्म में सेंड कर देता है, ठीक है। और इसके बाद सेगमेंट 1 में भी आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा जो है CWNDN जो है एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है और RTT जो है भी हमारा बढ़ रहा है रेट ऑफ ट्रांसफर, ठीक है। और इसके बाद हमारा जो है सेगमेंट डाटा जो है हर स्टेप के हर एक्नॉलेजमेंट के बाद हमारा जो है एक्सपोनेंशियली जो है डाटा को बढ़ा देता है। अब इसमें होता क्या है कि सबसे पहले स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा को सेंड किया जाता है और उसके बाद जो है ये हमारा जो डाटा होता है एक्सपोनेंशियली बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। सबसे पहले इस सेगमेंट जो स्टार्ट होता है 1 से, फिर उसके बाद 1 सेगमेंट से मतलब कि डाटा को भेजना शुरू करता है। उसके बाद अगर उसे और ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, वो और स्पीड से काम कर रहा है रिसीवर डिवाइस, तो उसके बाद वो हर स्टेप के बाद एक्सपोनेंशियली जो है डाटा ट्रांसफर रेट ऑफ ट्रांसफर को बढ़ा देता है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो कनेक्शन कंट्रोल इन TCP जो हमारा होता है, अब इसके बाद इसमें हम जो है इस डायग्राम से देखिए समझते हैं कि हमारा क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले देखिए कनेक्शन जो हमारा एस्टेब्लिश किया जाता है। अब यहाँ पर जैसे ये जो है स्लो स्टार्ट जो हमारा चेक करता है कि CWNDN जो है हमारा थ्रेशोल्ड से ज्यादा है कि कम, अगर वो जैसे ही ज्यादा रहेगा तो यहाँ पर ये जो है हमें कंजेशन अवॉइडेंस के पास भेज देता है, ठीक है। और जैसे अगर मान लीजिए हमारा थ्रेशोल्ड वैल्यू जो है वो हमारा विंडो साइज यानी कि मेमोरी में जो बफर स्पेस है उससे कम आता है, तो फिर ये वापस से हमें जो है भेज देता है यहाँ पर स्लो स्टार्ट पर, और फिर स्लो स्टार्ट ये हमारा प्रोसेस यहाँ पर एस्टेब्लिश हो जाता है, ठीक है। अगर जो हमारा ये जो है अगर मान लीजिए कि इक्वल हो जाता है तो उसके बाद हमारा जो है इसको क्लोज कर देता है, स्लो स्टार्ट वाले प्रोसेस को क्लोज कर देता है जहां पर हमारा कनेक्शन टर्मिनेट कर जाता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए कंजेशन में हमारा थ्रेशोल्ड जो हमारा हो गया वो इक्वल टू थ्रेशोल्ड हो गया, कंजेशन जो हमारा CWNDN जो हमारा
अरे इक्वल टू थ्रेशोल्ड होता है, फिर ये जो हमारा 3 एक्नॉलेजमेंट सेंड कर देता है कंजेशन अवॉइडेंस को कि भाई जो हमारा पूरा का पूरा खत्म हो गया है, मतलब कि हमारा जो डाटा था पूरा हमारे पास डाटा आ चुका है। उसके बाद ये क्या काम करता है, कंजेशन को टर्मिनेट कर देता है। ठीक है, ये डायग्राम आप अगर बनाते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा और इससे मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं आपको। ठीक है, अब इसमें एक और टॉपिक है, हम उसको भी डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम थ्योरी डिस्कस करेंगे। तो हमने आपको डायग्राम से बता दिया, हमने आपको डायग्राम से बता दिया कि कंजेशन अवॉइडेंस क्या होता है और स्लो स्टार्ट क्या होता है। स्लो स्टार्ट को हमने अभी डायग्राम से अभी आपको हमने अच्छे से बताया कि किस तरह से हमारा जो स्टार्ट काम करता है और उसमें क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं। अब इसके बाद हमारा जो कंजेशन को भी हमने बता दिया आपको, वंस द CWN एक्सीड द थ्रेशोल्ड TCP ट्रांसमिट द स्लो स्टार्ट टू द कंजेशन अवॉइडेंस इन दिस स्पेस द CWNDN ग्रोस लीनियरली रेदर देन एक्सपोनेंशियली। अब इसमें होता क्या है कि हमारा जो CWNDN जो होता है वो लीनियरली यहाँ पर ग्रो करता है एक्सपोनेंशियली की जगह पर। ठीक है, अब इसके बाद इसका की क्या होता है कि ये हमारा जो वहाँ पर एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा था, यहाँ पर ये लीनियर में करता है, एक के बाद एक एक सपोज करिए हमारा जो एक सेगमेंट जा रहा था, अगली बार में 2 सेगमेंट जाएगा, तीसरी बार में 3 सेगमेंट जाएगा, इस तरह से जाएगा, थर्ड स्टेप में 3 सेगमेंट जाएगा। और ये जो हमारे यहाँ पर थ्रेशोल्ड वैल्यू को चेक करता है और थ्रेशोल्ड से कंपेयर करने के बाद हमारा जो है ट्रांसमिट करता है। अब इसमें फास्ट रीट्रांसमिशन क्या होता है, फास्ट रीट्रांसमिट इज यूज्ड टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्स द पैकेट लॉस विदाउट वेटिंग फॉर अ रीट्रांसमिशन टाइम आउट। अब फास्ट रीट्रांसमिट में क्या होता है कि ये ना ऑटोमेटिकली जो है डिटेक्ट करता है कि ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है और रिस्पॉन्ड करता है जो हमारा पैकेट लॉस होते हैं। और इसमें ये जो है रीट्रांसमिट टाइम को जो है बिना देरी किए रीट्रांसमिशन टाइम का वेट किए ये जो है डाटा को सेंड कर देता है। इफ द सेंडर रिसीवर 3 duplicate acknowledgements indicating that the segment is missing but the subsequent segment have been received, it assures that the segment is lost and retransmitted immediately। जैसे अगर मान लीजिए कि हमारा वहाँ पर एक्नॉलेजमेंट आता है कि मान लीजिए कि हमारा डाटा जो हमने डाटा सेंड किया रिसीवर के पास, वो डाटा जो है वहाँ पर लॉस्ट हो चुका है, उस केस में हमारा जो है रिसीवर को फिर से रिसीवर क्या काम करता है, रिसीवर हमारा जो है रीट्रांसमिट कर देता है सेंडर को वो डाटा। ठीक है, अब इसके बाद हमारा किसमें की पॉइंट क्या होता है, की पॉइंट इसमें हमारा होता है कि इमीडिएट रीट्रांसमिशन वंस डिटेक्टिंग 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट। अब ये तुरंत का तुरंत जैसे इसे 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट मिलता है उस केस में ये इसे पता चल जाता है कि हमारा डाटा लॉस्ट हो चुका है। उस केस में ये फिर से जो है हमारा डाटा को सेंडर को सेंड कर देता है डाटा। ठीक है, ये फिर से रीट्रांसमिट करता है डाटा को। फास्ट रिकवरी में क्या होता है, आफ्टर performing fast retransmit instead of dropping the CWNDN drastically as it time out, TCP enters a fast recovery. It sets as threshold on to the half of the current CWNDN, inflates the CWNDN temporarily to account for the 3 duplicate acknowledgements and enter congestion avoidance instead of slow start. This prevents the network from being underutilized. CWNDN reduces not to minimum avoidance unnecessary slow starts। ठीक है, अब देखिए हमारा जो है फास्ट रिकवरी वाले में क्या होता है कि CWNDN जो है हमारा कमांड होता है वो सेंड करता है जैसे डाटा को, वो दूसरा वाला हमारा जो वहाँ पर दूसरा हमारा जो रिसीवर डिवाइस होता है उसके पास वो जैसे रिसीविंग डिवाइस हमारा जो रिसीव्ड डिवाइस होता है वो इनको भेजता है, तो वो हमारा जो है यहाँ पर ये कमांड को सेंड कर देता है, जिससे ये पता चलता है कि हमारा जो दूसरी वाली डिवाइस है उसके पास अभी स्पेस है, मतलब कि उसके पास जो डाटा है उसको फ्रीज कर देता है, मतलब कि उसे अभी फर्दर प्रोसेस ना करे क्योंकि डाटा हमारा लॉस हो गया है, फिर से रीट्रांसमिट कर रहा है और उसमें से जो इम्पोर्टेंट डाटा जो हमारा डाटा लॉस हुआ था उन डाटा को फिर पैकेट को वापस से रीट्रांसमिट कर देता है, जिससे हमारा फास्ट रिकवरी भी हो जाती है। ठीक है, अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मल्टीप्लेक्सिंग, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंट इन द ट्रांसपोर्ट लेयर। अब मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है इसका सिग्निफिकेंट को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, मल्टीप्लेक्सिंग इज द computer network is a technique of combining multiple signals of the data streams over a single communication channel or mediums. It context of the support layer multiplexing allows the multiple applications to or process on a device to communicate over the other simultaneously using the same network infrastructures but uniquely identified by the port numbers। अब इसमें मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है, मल्टीप्लेक्सिंग हमारा जो इंश्योर करता है
कि हम एक ही चैनल को यूज करके मल्टीपल डाटा को सेंड कर सके, ठीक है। या फिर ये हमारा जो इस्टेब्लिश करता है कि मतलब कि हमारा जो डिवाइस है वो मल्टीपल डाटा को सेंड, जैसे कि सपोज करिए कि हमारा फाइल सेंड कर रहा है, वीडियो प्लेइंग भी कर रहा है, मल्टीटास्क आप कर रहे हैं, तो उस केस में क्या हो रहा है कि आपका जो डाटा है वो आपका जो डिवाइस है वो मल्टीपल डाटा को ट्रांसमिट कर रहा है और रिसीव कर रहा है। तो ये हमारा जो है मल्टीप्लेक्सिंग इंश्योर करता है। मल्टीप्लेक्सिंग एक तरह से आपका टू वे हाईवे की तरह होता है, जिसमें कि मान लीजिए कि हमने एक तरह से एक साइड बोल दिया कि भाई जो है एक साइड हमारा जो है कार आएंगी, ये कार आने का रूट हो गया सपोज करिए, ठीक है। तो एक साइड आपका जो है कार को जाने का रूट हो गया। तो एक तरह से एक साइड से आपका डाटा जो है ट्रांसमिट आपके पास आ भी रहा है और दूसरे साइड से आपका डाटा जा रहा है। तो ये एक तरह से जो है टू वे हाईवे की जैसे होता है, जिसमें कि आपका डाटा एक साइड से आ रहा है, दूसरे साइड से जा रहा है, दोनों इंटरफेयर आपस में नहीं करते हैं, ठीक है। तो यही हमारा काम करता है मल्टीप्लेक्सिंग। और ये हमारा जो है पोर्ट नंबर से जो है आइडेंटिफाई करता है, जो भी हमारा जो डाटा सेंड और रिसीव हो रहा है उनको जो है हर डाटा को यूनिकली पोर्ट एड्रेस होता है और उस पोर्ट एड्रेस से इसे पता चलता है कि कौन सा डाटा किस टाइप का है। टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग इन जनरल, ठीक है। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग TDM होता है और उसके बाद फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग FDM होता है। टाइम स्लॉट्स आर असाइंड टू ईच डाटा स्ट्रीम। अब टाइम डिवीजन में क्या होता है कि हर डाटा, जो भी डाटा जा रहा है उन सभी डाटा को एक प्रॉपर टाइम स्लॉट्स दिए जाते हैं, जिसके अंदर ही डाटा हमारा ट्रांसमिट करता है डाटा को, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी डिवीजन टाइम मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज आर असाइंड टू द डिफरेंट सिग्नल्स। अब फ्रीक्वेंसी डिवीजन वाले में हमारा जो है डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज दिए जाते हैं सभी के सभी डिविजन्स को, ताकि दो फ्रीक्वेंसी हमारा इंटरफेस न कर, आपस में जो है कोलिजन न कर जाए। तो इस वजह से अलग अलग सबको फ्रीक्वेंसी दी जाती है ताकि हमारी जो डाटा की इंटीग्रिटी है वो मेंटेन रहे, रिलायबिलिटी मेंटेन रहे, ठीक है। मल्टीप्लेक्सिंग इन ट्रांसपोर्ट लेयर, देखिए ट्रांसपोर्ट लेयर में मल्टीप्लेक्सिंग किस तरह से की जाती है। इन TCP/IP model, the transport layer uses the multiplexing to allow multiple applications to use the network at the same time. It does this by assigning unique port numbers to each applications or the service. देखिए ये हमारा जो है TCP/IP में जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है ये हमारा अलाउ करता है कि मल्टीपल डाटा टाइप्स को हम एक बार में सेंड कर सके और रिसीव कर सके, और इसको जो है यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कि हर एक पोर्ट एड्रेस को या फिर जो हमारा एप्लीकेशन सर्विस है उनको एक अलग पोर्ट एड्रेस प्रोवाइड करता है, जिससे कि हमारा डाटा को यूनिकनेस को आइडेंटिफाई किया जा सके कि मतलब ये डाटा हमारा इस टाइप का है, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं सेंडर साइड क्या होता है। एट द सेंडर साइड द ट्रांसपोर्ट लेयर रिसीव्स द डाटा फ्रॉम द मल्टीपल एप्लीकेशंस लाइक वेब ब्राउजर्स, ईमेल क्लाइंट्स और द फाइल ट्रांसफर्स, एड्स द एप्रोप्रिएट हेडर विद पोर्ट नंबर एंड पासेस इट टू द नेटवर्क लेयर। अब इसमें जो हमारा सेंडर क्या करता है, सेंडर साइड में ट्रांसपोर्ट करता है रिसीवर्स डाटा को मल्टीपल एप्लीकेशंस के लिए, ठीक है, जिसमें हमारा जो वेब ब्राउजर होता है, ईमेल होता है, फाइल ट्रांसफर होता है, और ये ऐड कर देता है हेडर में जो है पोर्ट नंबर को, जिससे कि हमारा जो डाटा का मतलब जो डाटा हमने सेंड किया है उसका एक अलग किस टाइप का डाटा है वो यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके। अब रिसीवर में क्या होता है, साइड डीमल्टीप्लेक्सिंग होता है। ऑन रिसीवर्स द डाटा the transport layer uses the detection port number in the header to the delivers the data to the correct applications। अब इसमें देखिए रिसीवर साइड में क्या होता है कि ये जो है डीमल्टीप्लेक्सिंग परफॉर्म करता है। इसमें जो है ट्रांसपोर्ट लेयर हमारा जो है डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर ये हेडर फाइल में रखता है, जिससे कि इंश्योर होता है कि हमारा जो डाटा है वो करेक्ट एप्लीकेशन के लिए बना है, वो हमारा यूनिकली आइडेंटिफाई हो सके कि वो कौन सा परफॉर्मेंस के लिए बना है, ठीक है। अब ये एग्जांपल हमने लिखा है, इस एग्जांपल को आप पढ़ सकते हैं। अब सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या होता है, एफिशिएंट यूज ऑफ नेटवर्क रिसोर्स। इसमें हमारा जो एफिशिएंट नेटवर्क रिसोर्स को एफिशिएंट यूज करता है, प्रोसेस कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करता है, पोर्ट नंबर एस्टेब्लिश करता है और डीमल्टीप्लेक्सिंग को इंश्योर करता है, ठीक है। ये सारा का सारा इसका सिग्निफिकेंट यूजेस हो गया, यानी कि एक तरह से एडवांटेज भी आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट हमारा जो 5 यूनिट है हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। हमारा 4 यूनिट यहाँ पर खत्म होता है, ठीक है। आपको उम्मीद करते हैं अच्छा लगेगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक शेयर कर सकते हैं।